नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव से पहले मोदी सरकार और बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर पर आते हैं। बात की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक छोटे से हिस्से को सुनते हैं। राहुल गांधी ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करके और क्यों उन्होंने सीधे नंबर वाली बात कही है। वहां तोते की जान वाली भी बात कह रहे हैं राहुल गांधी। ये तोता कौन है राजा, कौन किस नंबर पे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, सारी बातों का खुलासा यहां पर राहुल गांधी ने आज अपने एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने यहां रख दी हैं। आइए जरा राहुल गांधी की उस बाइट को, उस बात को सुनते हैं जहां से ये शुरुआत कर रहे हैं। राजा की जान जो है वो तोते में कैसे बसती थी, सुनिए। एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए, एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी के मुताबिक पहले नंबर पर गौतम अडानी हैं और उसके बाद मोदी का नंबर आता है। विश्वगुरु और सियासत के महानायक बनने की ख्वाहिश लिए पीएम मोदी के लिए यह बड़े झटके की बात है दोस्तों कि उन्हें देश में पहले नंबर पर नहीं माना जा रहा है। उनसे ऊपर उद्योगपति गौतम अडानी को माना जा रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी की जान अडानी नाम के तोते में बसी हुई है और वो उन्हें बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। विपक्ष की जासूसी करवाने से भी सरकार को कोई परहेज नहीं है। जी हां, आज जासूसी की बात यहां इसलिए कह रहा हूं और लिख भी रहे हैं हम जासूसी का पर्दाफाश, क्योंकि आज पूरा दिन इसी बात की गहमा गहमी पूरे दिन बनी रही कि मोदी राज में विपक्षी नेताओं के फोन हैक हो रहे हैं। दरअसल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की तरफ से एक अलर्ट आज महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, पवन खेड़ा, ये अलर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को मिला है कि उनके फोन पर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो रही है। देख लीजिए अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग योर फोन, यहां लिखा जा रहा है एप्पल की तरफ से, यानी सरकार जासूसी करवा रही है। इन नेताओं ने अलर्ट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जो आपके सामने हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये आरोप हवा में नहीं लगे हैं बल्कि इसके पीछे ठोस सबूत हैं, कारण हैं। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल ने पहले भी बताया है कि कैसे पैगासस के जरिए उनके फोन को हैक किया गया और अभी फिर राहुल गांधी ने यही आरोप लगाए और ऐलान कर दिया कि आप चाहें तो फोन ले लो, मेरे फोन को ले लो, लेकिन देश हित में आवाज उठाना मैं नहीं छोड़ूंगा, ये राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल के आरोपों को बीजेपी हमेशा की तरह हवा में उड़ाने की कोशिश कर रही है। राहुल पर ही उल्टे सीधे इल्जाम बीजेपी के नेता लगाने में जुट गए। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि एप्पल की ओर से भेजे गए मेल से ये समझा जा सकता है कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। एप्पल ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि कुछ लोगों के आरोप सच नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं, और कुछ लोगों के आरोप सच नहीं हैं। ऐसी सलाह 150 देशों में लोगों को भेजी गई है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग देश का विकास नहीं देख सकते हुए विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले सरकार के सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई थी दोस्तों कि एल्गोरिदम में गड़बड़ी के कारण यह अलर्ट आया है। सरकार अपने बचाव में जो भी कह रही है उससे समझ आता है कि जब उसके पास पुख्ता तथ्य नहीं बचते हैं तो वो इधर उधर की बातों का सहारा लेती है। एल्गोरिदम में गड़बड़ी होने पर अलर्ट बीजेपी के लोगों के पास भी जाना चाहिए था। क्या उनके पास एप्पल के फोन नहीं हैं जो बीजेपी के लोग हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री एप्पल के फोन यूज नहीं करते हैं? और राहुल गांधी पर विनाशकारी राजनीति का आरोप लगा देने मात्र से भी सरकार अपने ऊपर उठी उंगलियों को नीचे नहीं कर सकती है। इस वक्त देश में बीजेपी की हालत खस्ता है और उसके जीतने के आसार विधानसभा चुनाव में भी नहीं दिख रहे हैं। राम मंदिर के सहारे 2024 में जीत की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस कोशिश पर पानी फेर सकता है। सरकार की चापलूसी में लगे मीडिया की पोल भी अब सोशल मीडिया के सहारे खुल चुकी है। कुल मिलाकर चारों तरफ से बीजेपी की हालत खराब है और उसमें जासूसी कांड का पर्दाफाश बीजेपी को और परेशानी में डाल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी पर जासूसी के आरोपों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। क्या इस हमले से बच पाएगी बीजेपी या फिर बचाव करते हुए अपने ही पैरों पर मारेगी कुल्हाड़ी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, हम खोजेंगे। लेकिन उससे पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि जब आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पर अदानी हैं, तो प्रधानमंत्री को तो आप हरा सकते हैं, लेकिन अदानी को कैसे हराएंगे? उस सवाल का जवाब क्या दिया राहुल गांधी ने, जरा उसको भी सुनिए। राहुल जी, अभी आपने एक बड़ा खुलासा किया। आपने कहा कि देश में अडानी सरकार चल रही है। आपकी बातचीत का लब्बुल लुआब था। तो लोकतांत्रिक देश में आप एक वोटिंग के जरिए सरकारें बदल सकते हैं, तो मोदी सरकार तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अडानी सरकार कैसे बदलेंगे?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइडियाज हैं मेरे पास। नहीं तो कुछ अगर शेयर कर पाए कि ये नहीं, कैसे शेयर ऐसे आइडिया शेयर नहीं करते हैं। टाइम आएगा तो दिखाएंगे अडानी सरकार कैसे बदली जाती है। बट आपने बहुत गहरी बात बोली है। तो अदानी सरकार कैसे बदलेगी ये भी समय आएगा तो राहुल गांधी बताएंगे। तो सीधा हमला गौतम अडानी पर, सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर और सीधा यहां जासूसी कांड का पर्दाफाश। उस जासूसी कांड एप्पल को लेकर जो कुछ राहुल गांधी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वो भी आपके सामने थोड़ी देर बाद रखेंगे, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, मोदी पर सीधा हमला, जासूसी कांड का पर्दाफाश और इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात कि यहां कह रहे हैं कि नंबर 1 पर मोदी नहीं बल्कि गौतम अडानी हैं। आखिर यहां से राहुल गांधी देश की सियासत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आखिर यहां से क्या राहुल गांधी 2024 की एक नई तस्वीर लिखने की कोशिश में हैं या कुछ और है? इस देश की सियासत में राहुल गांधी क्या एक नई परिपाटी को जन्म दे चुके हैं? ये बहुत कुछ यहां पर वो उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने खोजने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पर्दा, उनके बीच उन सब के जरिए इसका पर्दाफाश करते हैं इस तमाम सवालों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए 7 वरिष्ठ साथी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, आज भारत शर्मा जी हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़े हुए हैं एक लंबे अंतराल के बाद। भारत शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं। पूरा मध्य प्रदेश घूमकर बैठ चुके हैं और वो साफ समझ में आ रहा है, चेहरे की थकान दिखाई दे रही है। तो और उधर छत्तीसगढ़ से हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, इधर दिल्ली से 2 साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनफैक्ट 3 हैं, स्वामी जी भी दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, 3 हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथी शकील अख्तर जी जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, राहुल गांधी एक पे एक हमला बोल रहे थे और वहाँ सामने बैठे शकील अख्तर जी ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं, आपको पता ही है, कुछ फोटो खींचते हैं, कुछ ट्वीट करते हैं। तो शकील अख्तर जी भी आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी तरफ अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथी। तो आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा स्वामी जी आपके पास 3.5 मिनट की बाइट पहली वाली, जिसमें राजा और तोते की बात कर रहे हैं। राजा की जान वो पीछे वाले कुटिया में तोता है उसमें बसती है, उस पीछे वाले कुटिया में क्यों ले जाकर बैठा दिए आखिर अदानी को? अदानी के पास तो महल है, वो पीछे वाले महल में भी एक तोता हो सकता था। स्वामी जी देखिए राजीव जी, 2 संदर्भ लिए आज राहुल गांधी ने। पहला ये कि अडानी नंबर 1, मोदी जी नंबर 2, शाह जी नंबर 3 और चौथे का नाम उन्होंने नहीं लिया। देखिए असली प्रश्न यहां छिपा हुआ है, भारतवर्ष के 142 करोड़ में से ये चारों लोग एक ही स्टेट के क्यों हैं? क्या हमारे देश में महाराष्ट्रियन जो हैं, जो तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, तो क्या इस देश के अंदर एक प्रदेश का इतना ज्यादा प्रभुत्व हो गया है कि बाकी वो जो आपके शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह छत्तीसगढ़ के हों, किसी स्टेट के लीडरशिप को उभरने नहीं देना है। केवल देश की राजनीति में, देश के पूंजी में केवल अगर आधिपत्य किसी का होगा तो केवल एक स्टेट का होगा। क्या यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है राजीव जी? दूसरी बात आप ये समझिए, जो बात हुई कि अडानी जी की जो पूरी, देखिए असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है, देखिए देश का हर नागरिक अगर ये सोचे पिछले 10 साल के अंदर किस प्रकार से उसका आर्थिक सामाजिक पोषण हुआ है, केवल अपने घर के खर्चे को वो देखे, केवल ये देखे कि उसकी आमदनी कितनी बढ़ी है, उसके खर्चों में क्या बढ़ोतरी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी आमदनी कम पड़ रही है। छोटे दुकानदार अगर अपने सीने पे हाथ रख के, छाती पे हाथ रख के सोचें, क्या उनका धंधा चौपट हो गया है, परचेजिंग कम हो गई है? सब कुछ केवल गुजरात के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। तो क्या ये जागने का समय नहीं है जिस समय कि ये सोचा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रदेश में ही सारे देश के अधिकार जो हैं वो लिए जा रहे हैं? दूसरी बात ये हुई कि ये अब एक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को न्योता दे दिया कि ईडी ने उन्हें सम्मन कर लिया।
इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं, और फिर आपने ये देखा होगा कि अमित शाह जी के मित्र मंडली द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि फूफाओं को मनाने की कोशिश मत करो, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों की मदद करो जिससे वो कांग्रेस के वोट काटे। देखिए, एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और ये एक ऐसा ट्रैप इन लोगों ने बिछाया है कि ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है उसमें किसी प्रकार से मतभेद को पैदा किया जाए। देखिए, वास्तविकता ये है कि देश में आज की तारीख में राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के राजनीतिक पटल कर उभर कर सामने आ रहे हैं, एस्पिरेशन का एक केंद्र बिंदु बन गए हैं, और जिसमें ये पता चल रहा है, देखिए अगर ये सारे जितनी सूचनाएं हैं इनको पेगासस के माध्यम से या जो एप्पल ने कहा उसके माध्यम से निकालने का प्रयास हो रहा है, तो ये पता चलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अडानी जी के बारे में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और न्यूज़पेपर्स खबरें दे रहे हैं उनकी जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है। इसका मतलब ये देश की जनता को ये बड़े गंभीरता से सोचना पड़ेगा। छोटे छोटे केसेस में जहां मनी ट्रेल ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, 1.5 साल तक लोगों को जेल में रखना अगर आवश्यक है, तो अडानी जी इतनी सीक्रेट काऊ क्यों हो गए हैं। तो जो राहुल गांधी ने कहा कि ये जो तोता है, अब ये तोता हमारा वैसे हो गया है, आपको पता ही होगा, महुआ मोइत्रा को भी उन्होंने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से ये एक ऑफर दिया था कि हमारे साथ आइए, बैठिए, आपस में हम सेटल कर लेते हैं, और ये भी सूचना थी मार्केट के अंदर। राहुल गांधी के पास भी अडानी जी ने अपने दूत भेजे थे कि राहुल गांधी जी हमसे डिस्कस कर लें, मुझे क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में तो जाएगा ही जाएगा। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से राजीव जी उनको एक प्रकार से उत्तर दिया था, कहा था कि मैं नहीं बैठूंगा, मेरे देश की जनता को जिस प्रकार से लूटा गया है, मोनोपोलाइज, आज उन्होंने मोनोपोली वर्ड का भी यूज किया राहुल गांधी ने, जिस प्रकार से चीजों को मोनोपोलाइज किया जा रहा है, सारे बंदरगाह, सारे हवाई जहाज, सारी ट्रेन, सारी सीमेंट इंडस्ट्री, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी कॉलोनाइजेशन, सारी की सारी चीजें अगर, और सारा जर्नलिज्म, सारे जितने आपके प्रेस हैं, जितने आपके चैनल्स हैं, या तो अडानी जी के पास या अंबानी जी के पास। इसका मतलब यह है कि देश के सारी चीजों का अगर एकाधिकार, अगर उसका नियंत्रण गुजरात के पास होगा तो बाकी देश क्या करेगा, बाकी देश की जनता क्या करेगी। इसीलिए ये स्टेट लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। ये स्टालिन के खिलाफ भी हैं, ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी हैं, ये सोरेन साहब के खिलाफ भी हैं, ये अखिलेश यादव के खिलाफ भी हैं, ये राहुल गांधी के खिलाफ हैं। लेकिन गुजरात में राजीव जी आपने एक रेड पड़ती हुई नहीं सुनी होगी। पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में रेड पड़ रही है, सब पूंजीपतियों का रेड पड़ रही है। गुजरात जहां सबसे ज्यादा धन का संग्रहीकरण हो गया है, वहां एक रेड ईडी और सीबीआई के नहीं होती, क्योंकि वहां पर सब, अब ये राहुल गांधी की तो मजबूरी है राजनीतिक, गुजरात में भी उनको चुनाव लड़ना है। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन गुजरात पे ही सारी शक्ति केंद्रित क्यों हो रही है। नहीं है स्वामी जी कि आप राजनीतिक व्यक्ति हों, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी जरूर करते हैं आप, वो करना वही, हम इसीलिए बैठते भी हैं। हम में से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप खुलकर टिप्पणी अपनी किया कीजिए, अपनी बातें यहाँ रखा कीजिए, यह ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है इस देश में। और अभी तो चुनाव है, राजनीति का समय है, और अभी से लेकर 2024 तक लगातार देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा ये तय करना हम जैसे, आप जैसे तमाम जनता जो वोटर्स हैं उनका ही काम है। और इसलिए यहाँ राजनीतिक रूप से हम सबको परिपक्व होना भी चाहिए, और इसलिए भी ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने इस जासूसी कांड का पर्दाफाश कैसे किया है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एप्पल के उस चिट्ठी को, एप्पल की जो चिट्ठी आई है, एप्पल आप जानते हैं दोस्तों कि कई लोगों के पास एप्पल के फ़ोन हैं, यानी आईफोन जिसको बोलते हैं, और उस फ़ोन में जो अलर्ट आया है उसको अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे अलग अलग, और वो भी विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास ही ये अलर्ट क्यों आया। ये अलर्ट जो है ये बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं आया, एक बड़ा सवाल है ये इंडिया गठबंधन के नेताओं यानी विपक्ष के नेताओं के पास, अखिलेश यादव, राघव चड्डा, प्रियंका चतुर्वेदी, पवन खेड़ा, ऐसे तमाम लोगों के पास ही क्यों आया, शशि थरूर, इनके पास ही क्यों आया है, सवाल तो उठता है ना। खैर, इस सवाल से पर्दा हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, राहुल गांधी ने जो बताया है मोदी जी का पोजीशन इस देश में क्या है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी ने एप्पल को लेकर के जो बातें कही हैं, इस चिट्ठी को जो दिखाया है, चलिए उसको देख ही लेते हैं
और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे यहाँ हमारे साथी शकील अख्तर जी चूंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे तो इनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ राहुल गांधी इसके आगे करने जा रहे हैं और भी पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, समझेंगे शकील अख्तर जी से। लेकिन पहले क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। सीधा शकील अख्तर जी, क्या कुछ है ये और कैसे इससे निपटेगा विपक्ष? और जो कुछ यहाँ अश्विनी वैष्णव को आपने सुन लिया, उन्होंने जो कुछ कहा है, इनके अलावा भी कई बीजेपी के नेता वो भी अपनी बात और सीधा हमला राहुल गांधी पर, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? देखिए, अभी तो राहुल पे और ज़्यादा हमले होंगे क्योंकि आज राहुल ने अपना सबसे बड़ा हमला जो है वो मोदी जी पे कर दिया। मोदी जी को नंबर 2 बताकर उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि इस देश का शासन जो है वो मोदी जी नहीं, वो अडानी जी चला रहे हैं और इसका जो है असर बहुत व्यापक होगा। एक तो इसका असर जो है देश के उद्योगपतियों में होने जा रहा है। जो उद्योगपति खुद को हमेशा से सोतेला समझ रहे थे, आज उन्हें भरोसा हो गया कि अगर राहुल वापस आए तो राहुल जो है इस क्रोनी कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देंगे। राहुल ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि वह पूंजीवाद के या उद्योगपतियों के या कॉरपोरेट सिस्टम के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ इस बात के खिलाफ है कि एक ही आदमी पूरा देश क्यों चलाए। उसी के पास बंदरगाह हो, उसी के पास रेल हो, उसी के पास एयरपोर्ट हो, उसी के पास किसानों का अनाज हो, सब कुछ उसी के पास क्यों हो। देश में जो बड़े उद्योगपति हैं वो 100, 500, 1000 क्यों नहीं हो। उसके बाद जो मध्यम दर्जे के उद्योगपति हैं वो 10, 20, 50 हज़ार क्यों ना हो, और उसके बाद जो छोटे उद्योगपति हैं वो लाखों में क्यों ना हो। ये मैसेज जो है देश में बहुत अच्छी तरह पहुंच चुका है। हर आदमी, हर युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मगर आज राहुल ने बताया कि वो आप कर नहीं पाओगे। आपको तो खाली IAS बनाने के सपने दिखा रहे हैं जो लाखों में से एक बनता है। क्योंकि आप जिस भी बिजनेस में जाएंगे तो 2 दिन बाद आपको मालूम पड़ेगा वो काम तो अडानी जी कर रहे हैं, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। आपको न बैंक लोन देगा न कहीं से कोई सहायता मिलेगी। तो आज राहुल ने, जिसे कहते हैं कि अपना सबसे बड़ा और ताकतवर हमला किया है, और इस हमले का परिणाम यह है कि अब विपक्ष जो है वो इस बात को समझ गया है कि राहुल जो है अडानी जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज राहुल जी इस बात से कहने से थोड़ा सा बच गए कि मैं क्या करूंगा अडानी जी का इलाज, लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले इसको कह चुके हैं। राहुल ने बता दिया कि मैं अडानी जी की सारी संपत्ति देश के गरीबों को और युवाओं को बांट दूंगा, ये बता चुके हैं राहुल जी। लेकिन आज उन्होंने शायद सोचा होगा कि अभी ये कहने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्त नहीं आया है, पब्लिक मीटिंग की बात अलग होती है, तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा। देखिए, ये जो बात आज राहुल गांधी ने कही है, इसको अरुण शौरी जो है करीब 7-8 साल पहले कह चुके हैं। अरुण शौरी ने प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में कहा था कि भाजपा को केवल 2.5 लोग चला रहे हैं जी, और आज राहुल ने उससे आगे बढ़कर कह दिया कि 2.5 लोग नहीं,
वो 1.5 भी अलग हो गए, अब तो सिर्फ एक शख्स चला रहा है, और वो भी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, जनता के द्वारा चुना हुआ आदमी नहीं है, वो शख्स जो है वो एक उद्योगपति है। ये बहुत ही खतरनाक मैसेज है। मतलब एक जो जवाबदेही का सिद्धांत होता है, हम जवाब किससे मांगते हैं? प्रधानमंत्री जी से। पार्लियामेंट के अंदर जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगते हैं, लेकिन जवाबदेह प्रधानमंत्री जी है ही नहीं है। आज जो बहुत बड़ी बात राहुल ने कही है कि प्रधानमंत्री जी तो वो करते हैं जो उनसे करवाया जाता है, यानी अडानी जी करवा रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप है, और इसका जवाब ये वैष्णव जी और दूसरे नेता नहीं दे सकते, खुद प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा इसका जवाब कि वास्तविकता क्या है, और उन्हें बताना पड़ेगा कि देश जो है वह किस पे भरोसा करे जी। इसके अलावा जो जासूसी की बात की है वो तो बहुत गंभीर है ही अपने आप में, लेकिन हमारे ख्याल में सबसे बड़ी बात आज यही है कि देश की शक्ति जो प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है देश चलाने के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रधानमंत्री में होती है, अगर वो उनमें नहीं है तो फिर देश की जो हमारी सार्वभौमिकता है, जो हमारे देश की स्वतंत्रता है, वो बड़े खतरे में है जी। ये सबसे बड़ा सवाल है राजीव जी आज। जी, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा अगर कहें तो आरोप है। राहुल गांधी ने इतना अभी तक नहीं किया था। इस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने या प्रेस के सामने आकर के सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर नहीं, बल्कि सीधा हमला ये अदानी पर है। अभी तक नरेंद्र मोदी के जरिए राहुल गांधी अदानी को घेरते थे, लेकिन आज उस जो अभी शुरुआत में आपने राहुल गांधी की बाइट सुनी जिसमें राजा और तोते की कहानी जो वो बता रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब पता चल गया है कि आखिर इस राजा की जो आत्मा है वो कहां बसती है। और उसके बाद एक पत्रकार के सवाल का जवाब भी देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल अदानी सरकार को हम गिराएंगे, लेकिन अभी यहां पब्लिकली हम नहीं बोल रहे हैं, बाद में समय आएगा तो करेंगे, बताएंगे। तो बहुत कुछ। और जैसा आप बता रहे हैं शकील अख्तर जी, जरा आना चाहता हूं भारत शर्मा जी के पास। पहले भारत जी जरा उधर भोपाल की बात, मध्य प्रदेश की बात, चुनाव की बात करेंगे हम। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे तेलंगाना पहुंच गए। तेलंगाना इसलिए पहुंचे क्योंकि पहुंचना था वहां प्रियंका गांधी को, लेकिन प्रियंका गांधी कल से बुखार से तप रही थी। कल बुखार में ही, फीवर में ही वो छत्तीसगढ़ में 2 रैलियां करके लौट के आई, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आज प्रियंका गांधी नहीं जा पाई, तो राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे। और अभी से ठीक पहले आप लोग हमारे चैनल पर राहुल गांधी के तेलंगाना में जो भाषण वो आपने सुना। तेलंगाना में राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, खड़गे जी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद अब तेलंगाना में उनकी बढ़ गई है कि उनकी सरकार आ सकती है। भारत शर्मा जी कुछ दिनों पहले आप हैदराबाद में भी थे, तेलंगाना में भी थे, उस पर भी आएंगे सेकंड राउंड में जब। लेकिन राहुल गांधी के इस हमले को लेकर के, राहुल गांधी के इस जासूसी से लेकर अदानी के मसले पर आपका क्या कहना है? इसमें आप इस कहानी को, तोते को और राजा को आप उलट भी दें कि आप राजा की आत्मा तोते में है। अब तोता अडानी है या मोदी जी है, अगर आप राजा को, तोते को छेड़ेंगे तो राजा फड़फड़ाने लगता है, राजा को छेड़ेंगे तोता फड़फड़ाने लगता है। कुल मिला के कहानी यह है कि दोनों का जिस तरीके का गठजोड़ और ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म जो इस देश के अंदर इस समय जो शुरू हुआ है, ये इससे पहले कभी नहीं था। अब देखेंगे कि हमारे देश की जो पूरी जो पॉलिटिक्स थी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ये नहीं था। आप देखिए जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा था उस समय भी अडवाणी जी ने जाकर विदेशों में, खासतौर पर अमेरिका में, ये कहा था कि हमारी पॉलिसी है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म के ये बहुत शुरुआत से साथ में थे। और देश में सांप्रदायिकता, आप ये दुनिया के जो अनुभव है दुनिया में, वो ये है कि जब जब पूंजीवाद पर संकट ये जो बढ़ता है, तो हमारे यहां पर भी जिस तरीके से पूंजीवाद बढ़ रहा है और नीचे लोगों को खत्म कर रहा है, नीचे का पूरा मार्केट खत्म करता चला जा रहा है, और इसीलिए उसके ही साथ में सांप्रदायिकता भी बढ़ रही है। तो आप देखिए ये जो तोता है ये 2 तरीके का काम कर रहा है। एक तो विपक्ष को जो विपक्ष के ऊपर जो हमला हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो समाज को भी विभाजन करने का पूरा काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार सांप्रदायिक हमले इस देश के अंदर बढ़े हैं, या जिस तरीके की नफरत इस देश में बढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं इस तोते का ही काम है। ये तोता और राजा मिलकर ये दोनों ये काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी का जो हमला है, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला है। मैं आपको कुछ और जानकारियां देता हूं
तमाम एमएसएमई है जो प्रॉफिटेबल एमएसएमई है। ये बात अभी बहुत सारे, मुझे नहीं पता पब्लिक डोमेन में कितनी है, लेकिन बहुत सारी एमएसएमई ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल है। अगर वो अपना उद्योग अडानी जी को नहीं बेचते हैं तो उन पर भी छापे शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे उद्योगपति डरे हुए हैं इस समय अडानी से। मैं आपको ग्वालियर चंबल से लेके और ये पूरे राजस्थान तक का जो पूरी जो सरसों की बेल्ट है, वहां जितने छोटे स्पेलर थे वो सारे उन्होंने आम लोगों को सस्ता तेल देना बंद कर दिया है। वो सारा का सारा अडानी उठा रहे हैं। तो ये कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके से ये मार्केट पर कैप्चर कर रहे हैं और चीजों के भाव बढ़ा रहे हैं। देखिए बाजार में किसानों का रेट गिर रहा है, लेकिन बाजार में उन चीजों का रेट नहीं गिर रहा जो आम उपभोक्ता को मिल रहा है। तो बीच का जो गैप है, अब आप देखिए, मैं आपको सिर्फ छोटा सा कुछ उदाहरण दे रहा हूं किसानों की। बाजरे की समर्थन मूल्य 2,500 रुपया है, मार्केट में 2,000 रुपए बिक रहा है, लेकिन गुड़गांव में आप अगर अडानी जी का अगर आप पैकेट खरीदेंगे तो वो 80 रुपए किलो बिकता है। तो ये जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है जो अडानी जी को मिल रहा है, जिसके ऊपर सरकार कोई चेक पोस्ट लगाने की कोशिश नहीं कर रही, ये दोनों तरफ से मार कर रहा है। किसानों को भी मार रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को भी मार रहा है, जिसको इस सरकार से बहुत अधिक उपेक्षाएं थी। अब आप देखिए, कोई महंगाई और इसकी बात जिस तरीके से पहले होती थी, मीडिया ने भी कहना बंद कर दिया। ठीक है, अब टमाटर महंगा हो गया, थोड़ा सा आप महंगा हो, लेकिन बाकी जो सामान जो घरों में और उसमें जो महंगा हुआ है, वो जिस तरीके से वो उसकी जो चोट हम लोगों के ऊपर पहुंच रही है, आम उपभोक्ता के ऊपर, और इसके लिए कहीं पर भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो ये राजा और तोते का जो मिल के जो खेल चल रहा है, ये केवल आपकी अर्थव्यवस्था को ही खत्म नहीं कर रहा, यह आपकी सामाजिक एकरसता को भी खत्म कर रहा है, आपकी सामाजिक शुचिता को खत्म कर रहा है, और आपके पूरे देश को खत्म कर रहा है। राजीव, राजा और तोता की कहानी, लेकिन राजा और तोता की कहानी में जो ट्विस्ट है वो एक ट्विस्ट है जासूसी का। और ये जासूसी क्यों करवाई जा रही है, पैगासस से लेकर के एप्पल के अलर्ट तक, इसके बीच क्या कुछ हो रहा है, और क्या ये तोते, राजा की जान जिस तोते में है उस तोते को बचाने के लिए, क्योंकि अगर तोते को कुछ हो गया तो फिर राजा कैसे राज करेगा, एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझूं, राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह जो बम फोड़ा है, जो हमला बोला है, उसके क्या मायने हैं इन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए? राजीव जी, ये 5 राज्यों के चुनाव से भी आगे की बात है, और ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब प्रधानमंत्री को नंबर 2 बताया गया हो। हमने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने संसद भी नहीं देखी, चौधरी चरण सिंह। हमने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिनको, जो माइनॉरिटी पार्टी के थे और मेजॉरिटी पार्टी उनको समर्थन दे रही थी, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर हो या चरण सिंह हो। किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि देश की बागडोर उनके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा ओहदा है राजीव जी, जहां पे सारी सड़कें आके खत्म होती हैं, और चाहे वो सेना हो, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रशासनिक काम हो, वो प्रधानमंत्री करता है। उसके पास गोपनीयता की शपथ है। और अगर ये आरोप लग रहा है, और इस आरोप में गंभीरता है, देखिए राहुल गांधी कभी भी ऐसे ही आरोप नहीं लगा देते हैं, उनकी आरोप में गंभीरता है। अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है, और अभी से राजीव जी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तमाम सरकारी हलकों में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेके बड़ा अनरेस्ट है, बड़ी बेचैनी है कि अडानी ही क्यों। पहली बार राजीव जी हुआ है कि देश का जो निर्यात है वो अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 25-24% कार्गो जो है वो अडानी जो है वो संभाल रहे हैं, और सरकारी उपक्रम अडानी से नीचे चला गया है। हर 500 किलोमीटर पर, आप ही ने दिखाया था कुछ दिन पहले कि हर 500 किलोमीटर पर अडानी का पोर्ट है, और ये अधिकांश ये पोर्ट या तो ये टेक ओवर किए गए हैं, हॉस्टाइल तरीके से टेक ओवर किए गए हैं। याद कीजिए कि मुंबई का एयरपोर्ट कैसे लिया गया था। तो
ये होस्टाइल टेक ओवर है। जैसे एनडीटीवी लिया गया, हम सब जानते हैं एनडीटीवी कैसे लिया गया, होस्टाइल टेक ओवर से लिया गया। ये पूरा जो तंत्र है ये अडानी चला रहे हैं। अब एक सवाल और राहुल गांधी ने शायद अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है। राहुल गांधी बार बार 20,000 करोड़ का सवाल उठाते हैं। ये अडानी का पैसा क्या सिर्फ अडानी का पैसा है? इसके पीछे कौन है? तो तोते के पीछे भी कोई है, राजीव जी। और ये जो राजा और तोते की कोलैबोरेशन है, जो पार्टनरशिप है, ये जब भी सत्ता में नहीं होंगे और ये राज खुलेंगे तो राजीव जी लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी। रोज नए घोटाले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटर्स से इन्वेस्टर्स की डिटेल छिपाने का मामला हो, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उसका मामला हो, हिंडनबर्ग के बाद जो आरोप लगे उसका मामला हो। फाइनेंशियल टाइम्स सीरीज और रिपोर्ट छाप चुका है अडानी के बारे में। किसी पे कोई जांच नहीं हुई अभी तक। अब याद कीजिए कि 2014 कैंपेन याद कीजिए। क्यों राहुल गांधी का ये जो आरोप है ये गंभीर है। 2014 के कैंपेन में तस्वीर आती है जिसको राहुल गांधी संसद में दिखाते हैं और उनकी मेंबरशिप बर्खास्त हो जाती है, जिसमें अडानी के हवाई जहाज में मोदी साहब बैठे हुए। शपथ लेने आए तो वो अडानी के हवाई जहाज में आए, और उसके बाद ये पार्टनरशिप 10 साल में अडानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नंबर 3 नंबर 2 पे पहुँच गए दुनिया के सबसे रईस लोगों में से। तो ये जो पार्टनरशिप है ये भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में, जिसकी इतनी ताकतवर ब्यूरोक्रेसी, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, इतनी पावरफुल जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, मीडिया, इन सब के लिए शर्म की बात है। अगर राहुल गांधी को ये कहना पड़ रहा है कि देश में नंबर 1 व्यक्ति जो है वो अडानी है, मोदी नंबर 2 है प्रधानमंत्री, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए और व्यवस्था के लिए शर्मनाक बात है। और जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, बिल्कुल असर होगा। अभी हम मध्य प्रदेश राजस्थान घूम कर आए, अडानी का मामला गांव-गांव तक लोग जानते हैं, तो इसका पॉलिटिकल असर तो होगा ही। और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी, आप देखिए जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है, महुआ मोइत्रा बोल रही, उनकी मेंबरशिप के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कभी भी उनको फिक्स करके उनकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। राहुल गांधी अडानी पर भाषण देके पार्लियामेंट में भुगत चुके हैं और उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। जो भी अडानी पे सवाल खड़ा कर रहा है उसके ऊपर छापे पड़ते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, उसके यहाँ ईडी पहुंचती है, उसके एजेंसियां लग जाती है। तो ये पूरा जो तंत्र है एजेंसियों का, और ये इसके तार विदेशों तक फैले हुए हैं। सबसे बड़ी बात राजीव जी, जो पहले कभी नहीं हुआ, कि विदेश नीति को भी प्रभावित कर रहा है। इजराइल से बड़े तार बिछे हुए हैं। पेगासस का नाम अभी आप ले रहे थे, कहाँ की कंपनी है? एनएसओ इजराइल कंपनी है। हाइफा पोर्ट कहाँ है? इजराइल में है। मोदी जी का ट्वीट आया इजराइल की तरफ झुका हुआ, पहला ट्वीट हाइफा पोर्ट क्योंकि वहां पे था अडानी जी का। तो ये जो विदेश नीति तक अगर प्रभावित कर रहा है भारत को, तो उसमें मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी का जो ये आरोप है बहुत गंभीर है। पहली बार ऐसा आरोप लगा है और इसमें सत्यता भी नजर आती है, क्योंकि एक्शंस हैं, एक्शंस उसकी गवाही दे रहे हैं कि उसमें विदेश नीति से लेकर जिनके यहाँ रेड पड़ती है, जिनकी मेंबरशिप खत्म होती है लोकसभा की, वो सब चीज़ों के तार मिल रहे हैं। तो इन डॉट्स को मिलाएं तो एक तस्वीर जो उभरती है वो वही तस्वीर उभरती है जो राहुल गांधी बता रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल, तोते में राजा की जान और ये कहानी बताते हुए राहुल गांधी ने आज ये बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर हैं। इस देश को कौन चला रहा है ये बता रहे थे राहुल गांधी। इस देश को चला रहे हैं गौतम अडानी, उद्योगपति,
गौतम अडानी पर राहुल गांधी अभी तक हमला करते आए, लेकिन मोदी के जरिए आज जो बातें यहां अडानी की कर रहे थे राहुल गांधी, और पैगासस के मामले से कैसे इस बात को, पैगासस तो एक उससे शुरुआत हुई थी जासूसी कांड की, याद कीजिए, लेकिन वहां से लेकर आज एप्पल के अलर्ट तक जो बातें आई हैं उसमें आखिर अडानी कहां से आ गए। ये तमाम बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है, 5 राज्यों में चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 राज्यों में राहुल गांधी इसके बाद तेलंगाना पहुंच गए। 2 दिन तक राहुल गांधी तेलंगाना में रहने वाले हैं, जहां प्रियंका गांधी को होना चाहिए था, लेकिन प्रियंका गांधी बीमार हैं। हमारे साथ इधर जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा पहले आपके पास आता हूं, फिर संजय जी के पास आता हूं। बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा कर रहे हैं। जरा आपसे भी समझूं कि आखिर इतना बड़ा हमला राहुल गांधी ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अभी तक वो हमला करते थे, उसको लेकर वो भुगत भी चुके, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे उनकी सांसदी चली गई थी, उनको 2 साल की सजा हो गई, ये सब कुछ हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमला उन्होंने किया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? राहुल गांधी ने खुद जिस कहानी को कहा है वो मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है, और किस्सों के जरिए जो मैसेजिंग होती है वो आम जनता तक पहुंचती है। राजा की जान तोते में है, और तोते की गर्दन को जैसे जैसे मरोड़ा जा रहा है वो राजा क्रूर होता जा रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट मैंने देखा, और वो कर क्या रहा है, सब पर नकेल कस रहा है। उसको तो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान जिस दिन से हुआ है, तारीखें जिस दिन से तय हुई है, अगर आपको याद आता हो, मुझे नहीं आता है कि कहा मोदी जी रैली करने गए। कैसे नींद आती होगी मोदी जी को, करवटें कैसे बदलते होंगे। एक तो सत्ता का नशा होता है, दूसरा एक स्टारडम का भी नशा होता है। राजीव जी, हजारों लाखों की भीड़ जब मोदी जी के एक नारे पर हुंकार भरती थी, उछलती थी, तो मोदी जी के वो 56 इंच की छाती वो कैसे फूलती होगी। लेकिन आज जब उनकी विश्वसनीयता रसातल को जा चुकी है, जब लोकप्रियता नीचे जा रही है, लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया, उनकी हर बात को लोग जुमलेबाजी समझने लगे हैं, और उनके चेहरे का आलम तो यह है कि लोग टीवी पर देखते ही चैनल बदल लेते हैं। ऐसे में वो कैसे जाएं तो लोगों के बीच में? मुझे लगता है कि मुश्किलें तो दोनों तरफ हैं। नहीं जाते हैं तो भी करवटें बदलनी है, और जाते हैं तो भी बेचैनी होती है, क्योंकि वहां खड़े होकर के कोई ये ना कह दे कि अब तो देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और ये जो खौफ पैदा हुआ है कि आप 5 राज्यों के चुनाव को छोड़ करके कहीं बैठे हैं और ऐसे में जासूसी करवा रहे हैं, ईडी छोड़ रखी है। और अशोक गहलोत ने क्या कहा था, राजीव जी याद होगा, कि जितने कुत्ते नहीं घूम रहे हैं इस देश में, जितना ईडी घूम रही है। जहां जहां चुनाव है वहां अब क्या ईडी प्रचार करेगी? मोदी जी बच नहीं रहा है कुनबा, भूपेश उठने वाला है साम्राज्य। बघेल ने, क्योंकि वहां 200 से, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था, और 200 से ज्यादा छापे वहां पड़ गए ईडी के। तो लेकिन ठीक है, कांग्रेस के नेता ही हैं। जी 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 तो ये हालत हो गई है। इधर देखिए, केजरीवाल के दो मंत्री चले गए, 2 तारीख को उनको भी सम्मान आप दे रहे हैं। और अभी तो मैंने सुना आज कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि साहब तेजस्वी यादव का नंबर आएगा, के स्टालिन का नंबर आएगा। इतना भयभीत है मोदी जी, जिन्हें नाज था अपने भाषणों पर, अपने जुमलेबाजी पर, वो कहां छिप करके बैठ गए हैं, जासूसी करवा रहे हैं। और पेगासस में तो जासूसी राजीव जी किस किस की हो रही थी? केवल विपक्ष के नेताओं की नहीं, केवल पत्रकारों की नहीं, अपने नेताओं की, अपने मंत्रियों की हो रही थी। कितना डर है, जब अपने लोगों से डर लगता है तो वो, इसको कहते हैं कि तानाशाह भी डरता है। और तानाशाह कहां से बनता है? बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था संविधान सभा में कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति मुक्ति का साधन है,
लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाही को पैदा करती है। ये जो तमाम समर्थकों ने, जो अंधे समर्थकों ने जो तानाशाही उनके भीतर पैदा की है, उसके जरिए वो अब सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते, डरे हुए हैं और इसीलिए ये सब जासूसी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज वो कहानी सुना दी जो इस देश का बच्चा बच्चा सुनता है अपने नाना से, अपने दादा से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, कि राजा की जान तो उस तोते में है, और जैसे जैसे उस तोते की गर्दन मरोड़ी जाती है राजा बेचैन हो उठता है और क्रूरतम हमले करता है। वही हो रहा है और वो सच आज राहुल गांधी की जुबान पर आज था, जिसको पूरे देश ने सुना। जुबां पे यही बात और बार बार। जरा आपके पास भी आना चाहता हूं संजय जी, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इन आरोपों को, इस हमले को, और यहां से कहां जाते हुए देश की राजनीति को? क्या कुछ परिवर्तन भी देखेंगे हम? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, बहुत खराब हालत है। और अगर हम प्रधानमंत्री का काम देखें तो प्रधानमंत्री अगर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं तो जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो यही है कि जासूसी करवा रहे हैं, या अगर जासूसी नहीं करवा रहे हैं तो महुआ मोइत्रा पर हमला करवा रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर हमला इसीलिए करवा रहे हैं कि वो अदानी के खिलाफ है, बाकी महुआ मोइत्रा का ऐसा कुछ है नहीं। और इसके लिए वो जिन तरीकों को अपना रहे हैं, वो महुआ मोइत्रा ने ही कहा है कि निशिकांत दुबे से हमारी पुरानी थी और जो उनके पूर्व मित्र हैं उनसे। तो इस तरह के इस लेवल पे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और यही दिखाई दे रहा है। नहीं तो वरना प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे होते तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं होती। तो प्रधानमंत्री का लेवल ये है। और राहुल गांधी ने अगर आज ये आरोप लगाया तो ये इसीलिए लगाया कि महुआ मोइत्रा को टारगेट किया गया, बाकायदा किया गया, और सिर्फ अडानी के लिए किया गया। और जैसे किया गया वो सब महुआ मोइत्रा बोल चुकी है, बहुत क्लियर है। जिसकी दिलचस्पी होगी उन्होंने सुना होगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं सुना होगा, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बाकायदा खारिज किया है। उसमें जो लॉगिन और पासवर्ड वाला मामला है, लगा जैसे कि सरकारी नेटवर्क का पासवर्ड दे दिया गया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो ओटीपी से चलता है। तो अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन टाइप करेगा, मुझे बताएगा कि मैंने फलाना क्वेश्चन टाइप किया है, आपके पास ओटीपी आएगा, आप मुझे ओटीपी बताएगा, तो मैं अगर सवाल से संतुष्ट होंगी जो टाइप किया गया है, उसके बाद मेरे पास ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी दूंगी तभी टाइप होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कानूनन गलत हो, तो भी इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है। ये सब कोई करता होगा और ये बहुत सामान्य बात है। ओटीपी उन्होंने कहा कि वो मेरे फोन पे आता है, जाहिर है जहां ओटीपी आता है वही कंट्रोल करता है। तो ये उतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा पेंट किया गया था। इसी तरह ये भी आरोप है, अभी की चर्चा में किसी मित्र ने कहा भी कि उनकी सदस्यता जा सकती है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी को ये पावर नहीं है कि उनकी सदस्यता चली जाए। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा को बदनाम किया जा रहा है और पूरा मामला उन पे केंद्रित इस तरह से कर दिया गया है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और महुआ मोइत्रा की स्थिति यह है कि उनसे जो इंटरव्यू करने के लिए कह रहा है, उससे वो कह रही है कि इंटरव्यू तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे वो नेकलेस दोगे जो तुम हमारे नाम के साथ दिखा रहे हो। तो महुआ मोइत्रा इस मामले में कितनी मजबूत है ये इससे पता चलता है। और उनको दबाने के लिए किस लेवल पे काम किया जा रहा है वो जासूसी से पता चल रहा है। अगर एप्पल ने कहा है कि जासूसी हो रही है और ऐसे समय में कहा है, तो उससे भी महुआ मोइत्रा के आरोपों को दम मिलता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी सरकार ने हाल में कहा कि जनता को ये जानने का हक नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसने पैसा दिया है। तो जनता को अगर जानने का हक नहीं है तो आप किससे पैसा ले रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा। तो अडानी ने आपको दिए या पार्टी को या आपको या परिवार को कितने पैसे दिए ये पता ही नहीं चलेगा, और आप उसको डोनेशन बता करके उसको यूज करेंगे। तो जनता को तो पता चलना ही चाहिए ना कि आप अडानी पे क्यों नहीं है, अडानी नंबर 1 क्यों है, जो राहुल गांधी ने कहा। तो वो इलेक्ट्रल फंड की आड़ में, इलेक्ट्रल फंड नहीं बॉन्ड की आड़ में, और ये कह करके कि हमें सब जनता को ये नहीं बताना है, तो जनता को सरकार कैसे देखती है या क्या मानती है ये इससे पता चलता है। और जनता अगर इससे भी नाराज नहीं है
तो हम समझ सकते हैं। और जाहिर है जनता नाराज है, ये उनको समझ में आ रहा है, तभी चुनाव प्रचार या चुनाव रैली में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ये जनता को बता दिया गया है कि हम क्या है और जनता क्या है, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी क्या है और जनता क्या है। इस बीच जरा चौथी लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की। राजस्थान विधानसभा के लिए चौथी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है और 56 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। आप जानते हैं कि 96 उम्मीदवारों के नाम पहले ही कांग्रेस जो है वो जारी कर चुकी है। अब तक 151 सीटों पर घोषित हो चुके हैं नाम। और आप देखिए, बीएसपी से कांग्रेस में आए जोगिंदर अवाना को नदबई से टिकट दिया गया है और ऐसे ही चूरू से रफीक मंडेलिया और सिवाना से मानवेंद्र सिंह को टिकट। ये तमाम बातें हम कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जो आई है उसमें हम बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग खबर आप तक अभी 56 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है और इसके साथ 151 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में अब हैं। 151 अब टोटल 200 सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें से 150 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं और ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथी। संजय जी, अपनी बात को आप क्लोज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आते हैं। संजय जी। हाँ, तीसरा मामला मैं मनीष सिसोदिया का कह रहा था। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और ये कहा गया है कि इस बात के सबूत हैं कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो जितने दिन लागू थी उतने दिन कुछ थोक विक्रेताओं ने भारी कमाई की। तो ठीक है, ये सरकार का काम है, सरकार की पॉलिसी है, उससे किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, होता ही है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी होता है, होता ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा इशू है कि उसके लिए मनीष सिसोदिया पर या सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया। तो उधर सरकार की कोशिश इस पर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, और इस तरह से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। और हम सब लोग जानते हैं, पहले अखबारों में छप चुका है कि बीजेपी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी पे ही प्रतिबंध लगवा दिया जाए। तो मामला ये है कि आम आदमी पार्टी सबसे अच्छे ढंग से काम कर रही थी, उसमें विवाद हो सकता है लेकिन काम तो कर ही रही थी, बहुत सारा काम उसने किया है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया को एक नीति बनाने के लिए बंद कर दिया गया जो उनका काम है, जिसके लिए वो जेल में है। कोई भी पार्टी पैसे के बिना इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। अगर मनीष सिसोदिया ने पैसे के लिए ये किया भी तो गलत तो नहीं किया और ये जरूरी था। तो अभी तक हम लोग इलेक्शन फंडिंग की बात नहीं करके जो पैसे कमाने के लिए अगर कुछ दूसरा काम करे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे या कार्रवाई करेंगे तो देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं, जो मोदी जी ने कर दिया है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप विपक्ष रहे ही नहीं। वो पहले कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे और अब विपक्ष को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसको पैसे ही नहीं मिले, वो पैसा कमाने की कोई व्यवस्था ही नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो उन्होंने किया ही है, लेकिन अगर किया भी हो तो ये गलत कहाँ है। जी और जी 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 राजीव जी जी संजय जी, बिल्कुल बहुत सारी बातें अभी आगे हम और करेंगे और तमाम मसलों पे करेंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मामला जो राहुल गांधी ने जो हमला बोला है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने क्या इन पांचों राज्यों के चुनाव से भी जोड़ के देखे जाएं या सिर्फ 2024 के चुनाव से देखे जाएं? क्योंकि चुनाव से कुछ न कुछ राजनीति तो है। इस राजनीति को जरा समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी से। दीपक जी, आप छत्तीसगढ़ में जुड़े हुए हैं और कल हमारी टीम और मैं खुद छत्तीसगढ़ पहुंच रहा हूं। कल से लगातार आपको न्यूज़ पॉइंट भी छत्तीसगढ़ से हम पहुंचाएंगे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से। और सबसे बड़ी बात ये कि पहला चुनाव छत्तीसगढ़ में ही है, इसलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ मेरा पहुंचना ज़रूरी भी है। हमारा हेड ऑफिस भी छत्तीसगढ़ है, तो इस हिसाब से भी तो वहाँ से, और सबसे मजबूत भी कहा जाता है कांग्रेस को, उस हिसाब से भी देखा जाए। जाकर समझना चाहता हूं कि कांग्रेस यहाँ कितनी मजबूत है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वो क्षेत्र कैसा है और उसमें कितनी मजबूती के साथ आज की तारीख में कांग्रेस वहाँ फाइट दे रही है बीजेपी को, क्योंकि 12 सीटें हैं वहाँ पे, 12 के 12 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस के पास है। कितनी सीटें आ रही हैं सब आप तक हम पहुँचाएंगे। और उसके अलावा राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उस पर नजरें टिकी हुई रहेंगी ही। तेलंगाना में राहुल गांधी हैं और सुनने में ये आ रहा है कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री शायद छत्तीसगढ़ पहुंचे। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रोफेसर रविकांत जी बता रहे थे कि अभी तक निकले नहीं। हम लोग इस पर बड़ी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि प्रधानमंत्री जी आखिर हैं कहाँ, गए क्यों नहीं अभी तक चुनावी राज्यों में, याद कीजिए।
तो इन सब बातों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी के इन बयानों को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इन दोनों चुनावों को, 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव? राजीव जी, थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ में 2 तारीख को आ रहे हैं, तो वो शायद 4 तारीख लगभग फाइनल हो गई है और 4 नवंबर को शायद वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हो सकता है कि आज रात तक पूरा शायद वो और कंफर्म हो जाए। लेकिन ये बात अच्छी है कि जब तक आप छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, शायद उसी के साथ साथ जो है मोदी जी भी जो यहाँ पर करेंगे। और छत्तीसगढ़ एक मायने में मोदी जी का इसलिए भी प्रिय इलाका होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अदानी जी का बड़ा काम है, कोयले का काम है, पावर प्लांट है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी अदानी जो है एक इशू रहे हैं। इसे लेकर अब देखिए क्या क्या और खुलासे होते हैं, वो एक बात की बात है। लेकिन दूसरा ये जो अदानी के बारे में जो बात कही है राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट थी, इसमें 2-3 चीजें उन कि अदानी के जरिए सामाजिक जो विभाजन है वो किया गया, राजनीतिक रूप से एक तरह से वही मोदी जी के आका हैं। ये बात तो राहुल ने आज कही। लेकिन एक समय जरूर है कि पिछले लंबे समय से एक बात बड़ी साफ थी और इसको कई लोगों ने कहा है, वो ये कहा गया है कि मोदी और अदानी के बीच जो है वो वित्तीय संबंध भी हैं। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने भी कहा, खड़गे ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि अदानी जो है वो तो केवल मैनेजर है और उसके पास जो पैसा है वो सारा का सारा मोदी का पैसा है। सत्यपाल मलिक भी बोल चुके हैं इस बात को, संजय राउत भी बोल चुके हैं कि इन दोनों के बीच जो है जो वित्तीय संबंध भी है, पैसे जो हैं दोनों के एक ही हैं। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है। गार्जियन में इसके ऊपर स्टोरी आ चुकी है, सीएनबीसी ने इसके ऊपर लंबी स्टोरी की है। वैसे बहुत सारे हैं। ये तो बड़ी साफ बात है कि दोनों के बीच ये जो पैसा है ये किसका है, क्या है, ये तो खुलासों पे होगा। दूसरी बात ये जो आज जो एप्पल वाली जो बात है तो बहुत सीधी सी बात है कि आखिर विपक्षी दलों के जिनके ऊपर ये जो एप्पल के जरिए जो जासूसी हो रही है, उन सबका एक तरह से देखिए तो ये सब जो है अदानी पर हमलावर भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अदानी के खिलाफ बोलेगा निश्चित रूप से उसके ऊपर भी जासूसी होगी और उसको भी फंसाने की कोशिश की जाएगी। अभी बहुत सारे मित्रों ने कई चीजें बता भी दी है कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा के बारे में लेकर, कि किस तरीके से अदानी के बारे में सवाल पूछने पर उनके ऊपर भी दबाव आ रहा है, वगैरह वगैरह। दूसरी मुख्य रूप से अब इसमें यह है कि इसका असर क्या होगा 2024 में। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ये एक तरह से अदानी जो है वो हाउस होल्ड नेम बन गए हैं, लोगों के घर घर तक ये नाम पहुंच चुका है और निश्चित रूप से इसका बहुत बुरा असर जो है वो इनके प्रॉस्पेक्ट्स पर, अगले तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी जी, उनके अवसर जो है अदानी के साथ संबंधों को लेकर वो निश्चित रूप से कम हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच हम दोनों के बीच एक ट्वीट जो है राहुल गांधी का यहाँ दिखाया जा रहा था, जरा उस ट्वीट को लेकर आइए। देखिए, राहुल गांधी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद उन्होंने साफ साफ ट्वीट करके बताया भी था कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प रहा है, जितनी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। ये जो बात यहाँ राहुल गांधी लिख रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कैसे बता दिया यहाँ पे कि हमारी सियासत की दिशा किधर की है। और वही यहाँ पर राहुल गांधी ट्वीट के जरिए हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो बता रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा इस मसले पे आपके विचार भी सुनना चाहता हूं और फिर सीधे इन 5 राज्यों में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो आज जो राहुल गांधी ने हमला किया है वो बहुत जबरदस्त हमला है और मुझे लगता है कि वो अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मारक हमला जो है वो राहुल गांधी ने अब किया है। और जो बातें अब तक दबे छुपे होती थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में भी कह दिया गया था, गोविंदाचार्य ने कह दिया था कि अटल जी मुख नहीं मुखौटा है, लेकिन मोदी जी के बारे में जो बातें कही जाती थी कि मोदी जी के पीछे कोई और है, मोदी जी नहीं है, मोदी जी सिर्फ एक चेहरा है और पीछे कुछ और है, तो वो राहुल गांधी ने मुझे लगता है कि आज खुल करके एकदम से सामने बोल दिया है। आपको याद होगा राजीव जी, मुझे ध्यान पड़ता है आज से 25 साल पहले एक टीवी चैनल पे एक सीरियल चला करता था, मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज पे आधार पे बना हुआ,
और उसमें यही दिखाया गया था कि ये माफिया है वो किस तरीके से जो है वो खुद नौकर बन के रहता है और जो नौकर है उसको मालिक बना के रखता है। तो अब कुछ मुझे लगता है उसी तरीके की परिस्थितियां जो है क्या देश के अंदर बन रही है। राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उससे तो यही संकेत मिलता है कि मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज वो क्या सच साबित होने के करीब है। अब ये है नहीं, वो तो राहुल गांधी जाने जिन्होंने आरोप लगाए हैं और जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा हो रही है उनकी। और ये अकेले राहुल गांधी के आरोप नहीं है, चूंकि कई सांसदों ने लगाए हैं, विपक्ष के कई लोगों ने लगाए हैं। मसला ये है राजीव जी कि ये मैसेज विपक्ष के लोगों के पास ही क्यों आया? अगर ये एक साधारण चीज थी और साधारण एक था जैसा कि कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये साधारण भेजा जाता है, उस तरीके से साधारण भेजा गया, तो भाई ये अश्विनी वैष्णव जी के पास क्यों नहीं आया? राजीव चंद्रशेखर जी के पास क्यों नहीं आया? अमित शाह जी के पास क्यों नहीं आया? अमित मालवीय जी के पास क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता के पास क्यों नहीं आया? भाई एजेंसीज जो हैकिंग का जो कर रही है प्रयास, जो जैसा कि एप्पल का इलाज बता रहा है, ये विपक्ष से जुड़े हुए नेताओं के पास क्यों आया? उन्हीं लोगों के पास क्यों आया जो सबसे ज्यादा अडानी के मसले पर मुखर है? असली मसला ये तो इसलिए ये संदेह पैदा करता है कि राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके पास ये सब मैसेज आया है, उसमें कहीं ना कोई सत्ता प्रतीत होती है। पेगासस को लेकर के जिस तरह की पहले चीजें आई थी राजीव जी, हालांकि मुझे लगता है वो पेगासस जितना मसला था वो उतना कर रहा, ठीक है भारत में जासूसी कर रहे होंगे, लेकिन वो पेगासस इजराइल में तो फेल हो गया। भाई जिससे आपने खरीदा था वो पेगासस कितने में आपने खरीदा, ये भी देश को आपने नहीं बताया अभी तक कि कितने में खरीदा और कितना नहीं खरीदा। आपका राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, ये तो कहा ही नहीं सरकार ने कि नहीं खरीदा, वो इजराइल में फेल हुआ। लेकिन यहाँ आप उसके जरिए जो है जो काम करना चाहते हैं और जिस तरीके से हैकिंग की चीजें हो रही हैं जो साफ तौर से आ रही हैं, ये जो है बहुत बड़े संदेह को पैदा करती है कि इसके पीछे सिर्फ आर्थिक मसले नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले भी कुछ ना कुछ कहीं हैं, क्योंकि जिन पोर्ट्स की बात हो रही है वो पोर्ट्स जो है वो राजीव जी वो भारत की लगभग 5000 किलोमीटर की जो सीमा है, हमारी जलीय सीमा जो है, उसमें वो पोर्ट्स हैं। उन पोर्ट्स के जरिए ही जो पिछले जो खबरें आई थी, काफ़ी जो मादक द्रव्य आए थे वो पकड़े गए और उनकी अब कोई चर्चा नहीं होती है कि वो मादक द्रव्य कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। तो इन पोर्ट्स के जरिए क्या कुछ और भी काम हो रहे हैं, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अब ये है कि नहीं, ये तो जांच का विषय मुझे लगता है कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन जिन पे आरोप है क्या वो जांच कराएंगे नहीं कराएंगे, मुझे लगता है गंभीर मसला ये है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है और जिस दावे के साथ किया है और दृढ़ता के साथ कहा है कि हम जब आएंगे तो हम इसका इलाज भी करेंगे, मुझे लगता है ये मैसेज जनता के बीच जा रहा है। और ये सिर्फ 2023 के चुनाव के लिए नहीं, मुझे लगता है ये 2024 के लिए भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो निश्चित तौर पर बनेगा कि किस तरीके से उन लोगों की जासूसी की जाती है, उन राजनेताओं की जासूसी की जाती है जो अडानी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा एक बार पहले भारत शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आता हूं। भारत शर्मा जी, दो राज्य, एक तरफ मध्य प्रदेश और दूसरा तेलंगाना, दोनों राज्यों को बहुत नज़दीक से अभी आप देख करके अब इस चर्चा में शामिल हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि तेलंगाना में चूंकि आज राहुल गांधी हैं, उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पहुंच गए, तेलंगाना की क्या स्थिति है? बहुत कुछ, चूंकि पर्सनली मैं नहीं गया हूं, आप हैं, अपनी टीम है उधर, जो चर्चा हो रही है वो तो हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने तमाम दर्शक साथियों के बीच शेयर भी कर रहे हैं, चूँकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास है। क्या 6 महीने पहले बीआरएस और बीजेपी जो आमने सामने थी, आज बीजेपी वहाँ बैकफुट पे है? क्या एआईएमआईएम का प्रभाव भी यहाँ दिखाई दे रहा है? पूरे तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ। और क्या सचमुच ये सही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी और इधर अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब की जो मेहनत है उसके कारण वहाँ अब फाइट में कांग्रेस है, फाइट में नहीं बल्कि आगे है कांग्रेस? ये सब जो बातें सुनने में आ रही हैं, चूंकि आप देख के आ रहे हैं इसलिए भी समझूं आपसे कि क्या कितनी सच्चाई है इसमें, और उसके बाद जरा मध्य प्रदेश का भी बताइए। निश्चित तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस ने काफी लीड की है। जो बीआरएस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको बीजेपी टीडीपी के साथ मिलकर कैश करने की कोशिश कर रही थी, तो वो तो उसका जो दांव था वो तो फेल हो गया, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना में बहुत ज्यादा कुछ असर बचा नहीं है। वो केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित होकर रह गए हैं, और आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी और उनकी जो आमने सामने की फाइट है, और इस तरीके से उन्होंने उनको जेल में बंद किया करप्शन के आरोप में, और वो सब तो वो बहुत ज्यादा कुछ टीडीपी वहां पर करने की स्थिति में है नहीं। दूसरी चीज ये है कि
बात आप जो ओवैसी की कर रहे हैं, तो ओवैसी केवल और केवल हैदराबाद का जो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया है, उस इलाके में उनका प्रभाव है। उसके आगे निकलकर वो पूरे तेलंगाना के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी का भी जो अपना असर है वो केवल हैदराबाद में उसी इलाके में है जहां पर हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर की रहती है। दूसरा, हैदराबाद शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ इंडियन रहते हैं, हिंदी भाषी लोग। तो उन लोगों का भी जैसे हम बंगाल में देखते हैं, खासतौर पर कोलकाता के अंदर जितना हिंदी भाषी इलाके में जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव रहता है, उस तरीके से आंध्र प्रदेश में, मतलब हैदराबाद के अंदर तो आपको दिखाई देगा, लेकिन जो हार्डकोर जो आप जिसमें जो आप उनकी बात करें, जो तेलुगु भाषी लोगों की बात करेंगे तेलंगाना के अंदर, वो उनके बीच में बीजेपी का बहुत ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर एक बड़ी ताकत रही है। खासतौर पर वाईएसआर रेड्डी जब वहां पर थे और उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, अगर आप अभी भी अगर हैदराबाद में जाएंगे तो जो 108 जो पूरे देश में जो एम्बुलेंस चलती है, ये वाईएसआर की देन है। आज भी हैदराबाद में आपको बहुत बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी जो उन्होंने गरीबों के लिए बनाई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए काम किया था, खासतौर पर हेल्थ के सेक्टर में, तो उसका बहुत जबरदस्त असर है। और चूंकि 10 साल से वहां पर वीआरएस है, और दूसरी एक और चीज है, वहां पर लेफ्ट पार्टीज भी, वो भले ही उनका अब वोटिंग आधार कितना है या चुनाव कितना जीतते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तेलंगाना आंदोलन जो पूरा असल में वो लेफ्ट पार्टीज का था। तो जमीनी लेवल पर उन लोगों का काम बहुत ज्यादा है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी वहां पर रैलियां होती हैं। वो अलग बात है कि वो कितना चुनाव जीत पाते हैं, लेकिन असर बहुत है। तो ये जो इनके जो आपस में जो एक तरीके का जो तालमेल करके जो चल रही है कांग्रेस और ये सब जो हो रहा है, तो उसमें इनको फायदा काफी मिल रहा है। और कांग्रेस इस समय तेलंगाना में अपर हैंड है, और अगर सरकार बना के ले जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी की जो कोशिश थी वो कोशिश वहां पर पूरे तरीके से असफल हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा, आप तो मध्य प्रदेश की कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी अजीब सी स्थिति है। पहली बार बीजेपी को इतना विरोध का सामना, मतलब इनफाइटिंग बीजेपी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इस बार देखने में आ रही है कि उनके जो नेता हैं, हमने जैसे कर्नाटक में देखा और हिमाचल में देखा कि वो बीजेपी के नेताओं के समझाने के बाद भी विद्रोह से पीछे नहीं हो रहे थे, तो वो स्थिति अब इस समय मध्य प्रदेश में है। अब अमित शाह भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनसे भी लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, खास बात यह है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, कांग्रेस पिछले 20-25 साल से इसी तरीके से चुनाव लड़ती है कि उसके बहुत सारे लोग बागी हो जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को वो लोग बना लेते हैं, और फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो स्थायी बागी हो जाते हैं और वो फिर चुनाव लड़ते हैं। तो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की संस्कृति है, और कांग्रेस को इससे कैसे निपटना है ये कांग्रेस को आता है। बीजेपी को ये अभी नहीं आता। बीजेपी के सामने ये स्थिति पहली बार बन रही है कि उसके अपने लोग बड़ी संख्या में बागी हो रहे हैं। और आप देखिए, ये जो अभी अमित शाह का जो एक स्टेटमेंट की जो बात हो रही है, सपा और बसपा को आप सपोर्ट करिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अमित शाह इस बात को मान के चल रहे हैं कि उनका आधार कम हो रहा है। अब आप अगर डिवाइड कर पाएंगे वोटों को, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। बाकी उनके अपने जो राइवल्स हैं वो जिस तरीके से उनके वोटों को डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, मैं एक और चीज उसमें जोड़ दूं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, मतलब वो इनके गले की फांस है। अगर वो, हालांकि अब तो बीजेपी ने उनको पोस्टर बॉय से हटा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के चेहरे से है। लोकल विधायकों से जो है वो तो है, लेकिन शिवराज सिंह के चेहरे से लोग बहुत ज्यादा इरिटेट है। लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत बड़ा गप्पी है, दिन भर ये गप्पे सुनाता रहता है। तो इससे ये, और इसी वजह से उनको, शिवराज सिंह को इन्होंने पीछे किया। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान जो बीजेपी को हो रहा है, देखिए, दो बड़े इनके नेता हैं, एक उमा भारती जिसकी वजह से लोधी वोट इनके साथ में था, दूसरे शिवराज सिंह जिनकी वजह से किरार वोट इनके साथ था। उमा भारती बेचारी, उनको इन्होंने हिमालय भेज दिया, अब शिवराज सिंह को इन्होंने घर बैठा दिया है। तो कुल मिलाके जो ये दो कम्युनिटी का जो वोट था, जो बीजेपी को मिलता था, अगर ये वोट, इनके बीच में यह मैसेज है कि अब हमारा कुछ, मतलब शिवराज सिंह सरकार बीजेपी की बन भी जाएगी, उसके बाद भी शिवराज सिंह का भला नहीं होगा। तो अगर ये छिटकता है तो आप ये मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि अगर, जैसा मेरी
जो समझ है या जो मेरी जानकारी है, अगर ये वोट अगर छिटक जाता है तो आप देखेंगे कि जैसा कर्नाटक में बिल्कुल कांग्रेस स्वीप करके ले गई थी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राजीव जी, कांग्रेस जैसा कर्नाटक में स्वीप करके जीत के आई है, शायद वैसा ही भारत शर्मा जी बता रहे हैं। दोनों राज्यों तेलंगाना और मध्य प्रदेश इसका विश्लेषण कर रहे थे और बहुत शानदार विश्लेषण। क्या कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है, कैसे उमा भारती जो 2003 में बीजेपी की सरकार बनवाई थी, वही उमा भारती अब हिमालय जा चुकी हैं। उनका कोई रोल नहीं है मध्य प्रदेश के इलेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी अब हाशिए पर नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां 3 दिनों तक डेरा जमाए हुए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह कल ये कहते हुए सुने गए कि अपने लोगों को कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी मदद करो। ये कहने का मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद करके कांग्रेस के वोट को काटो, यानी बीजेपी यहां कमजोर है। और जैसा भारत शर्मा कह रहे हैं, बकौल भारत शर्मा, जैसा राहुल गांधी ने कहा है 150 सीटें, शायद उतनी सीटें जीत भी जाए कांग्रेस पार्टी। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। क्या आप देखते हैं राहुल गांधी की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका जो बयान है, इसको लेकर के और इसका 2023 के इन 5 राज्यों के चुनाव पर कोई असर पड़ता हुआ आप देखते हैं क्या? आखिर आज की तारीख में राहुल गांधी को ये बातें करने की जरूरत क्यों थी? देखिए राजीव जी, एक विश्लेषण और करके देखिए। एक जुमला बहुत तेजी से फेंका गया था पिछले 9.5 साल के अंदर, डबल इंजन सरकार। एक डबल इंजन सरकार है मणिपुर के अंदर जो 7 महीने से चल रहा है। पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर रहे हैं, एमएलएज रिजाइन कर रहे हैं, बिल्कुल उहापोह की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, और महाराष्ट्र के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब यह है कि डबल इंजन सरकार को ऐसे जैसे पेश किया गया कि अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो डबल इंजन सरकार काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है आज के तारीख में भारतवर्ष में जो सबसे अशांत एरिया हैं, जहां सबसे ज्यादा उहापोह है और परेशानी है, या तो मणिपुर है या आज की तारीख में महाराष्ट्र है, जिसका कोई सूत्र इनके पास नहीं है, ना केंद्र सरकार के पास है ना राज्य सरकार के पास है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और दूसरी चीज देखिए, जो शर्मा जी ने कहा उसके बाद की खबर, चंद्रबाबू नायडू को बेल मिल गई है। और चंद्रबाबू नायडू ने बेल मिलने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि तेलंगाना के अंदर मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये देखिए एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ये चुनाव को बदलने वाली चीज है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर मिले हुए एरिया हैं, जो सटे हुए एरिया हैं, जहां चंद्रबाबू नायडू का एक प्रभाव है, उन्होंने कहा मेरे सारे कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं कांग्रेस को जिताने के लिए। देखिए ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनके हाथ पकड़ के मोदी जी बिठा रहे थे कि भागो मत, जाओ मत, और चंद्रबाबू नायडू चले गए थे। बीच में खबर उड़ गई थी कि वो एनडीए में जाने वाले हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू इस प्रकार से जो भी वोट उनके पास है 4-5%, अगर वो भी शिफ्ट कांग्रेस की तरफ करा देते हैं, और उत्तम रेड्डी और जिस प्रकार से वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है कांग्रेस की तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है जो तेलंगाना के अंदर 55% सीटें कांग्रेस को मिलने वाली थी, अब 65% सीटें मिलेंगी, क्योंकि जो वाईएसआर की बेटी हैं, जो आना चाहती थी कांग्रेस के अंदर, किसी वजह से नहीं आ पाई, और क्योंकि वहां के जो कांग्रेस के एस्टेब्लिश लीडर्स हैं शायद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसका मतलब यह है तेलंगाना में पूरी हवा जो है वो कांग्रेस की तरफ बह रही है। और यही स्थिति राजस्थान के अंदर, वहां की जो एक प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था उन्होंने प्रोवाइड की है, इतना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर काम कर रहा है। और जनता को यह महसूस हो गया है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को, कि राजस्थान मॉडल अगर चला और छत्तीसगढ़ मॉडल और बघेल साहब का चला, किसानों को अगर 2800 और 3,000 रुपए पैडी का मिला, जब ये कहा बघेल साहब ने कि अगर जल्दी से जल्दी 3,000 रुपए आपको धान नहीं मिला तो आप मुझे जितना चाहें गाली दे दें, लेकिन मैं ऐसा आपको मौका नहीं दूंगा कि आप मुझे गाली दे सकें। तो ये जो राजस्थान का मॉडल है और ये जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, ये गुजरात मॉडल पे इतना हैवी पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात मॉडल केवल गुजरात के लिए है, और जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मॉडल है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए। राजस्थान छत्तीसगढ़ का मॉडल, गुजरात की बात, जरा शकील अख्तर जी,
यहाँ 5 राज्यों के चुनाव की हम बात कर रहे हैं और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जासूसी का पर्दाफाश और तमाम बातें, उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्या कुछ कांग्रेस के अंदर खाने चल रहा है? क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है इन 5 राज्यों के पैरेलली? क्या 2024 की तैयारी भी हो रही है या कुछ और है कि पहले हम 5 राज्यों को जीत लें? क्या कुछ आप वहाँ देखते हैं, सुनते हैं? जी, इससे पहले हम एक बात बता दें, जो अभी भारत शर्मा जी ने कही, वाकई YSR की जो मेडिकल पॉलिसी थी उसको हमने वहाँ जाके कई बार देखा है। और आज जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारें मेडिकल के जो नए कायदे चला रही हैं, जो नई व्यवस्था कर रही हैं जनता के हित के लिए, वो वही मॉडल है YSR वाला। तो YSR का जो मॉडल है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक मॉडल था और जो बहुत ही सफल हुआ। अब दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए आज राहुल ने उसी स्ट्रेटेजी के तहत, उसी सोच के तहत आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो उन्होंने नंबर 1 पे संघ को नहीं बताया। आम तौर पे संघ इस बात को मानती थी कि सरकार हमारी है। देश का जो मीडिया है वो भी ये कहता था, हम लोग भी ये कहते थे कि सरकार का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। वाजपेयी के टाइम पे भी ये बात कही जाती थी और जब दूसरे प्रधानमंत्री बने मोदी जी तब भी यही कही भाई। लेकिन आज क्या हुआ कि रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ से भी जा चुका है और ये बहुत गंभीर बात है। संघ को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अगर जिन सरकारों को वो बनाती है, जिन नेताओं को वो बड़ा करती है, आगे लाती है, वो भी उसके नहीं है तो फिर उसका कौन है? जी, ये एक बहुत ही गंभीर बात है और हमें लगता है कि संघ इस पर निश्चित रूप से सोच रही होगी और उसको ये तो बात पहले से मालूम होगी। लेकिन आज जब राहुल ने उस पर से पर्दा हटा दिया है और ये कह दिया है कि ये सरकार अडानी की सरकार है। और एक बात हम और कह दें कि थोड़ा ये राहुल की शराफत है और भारतीय लोकतंत्र का सम्मान है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को नंबर 2 पे कह दिया। लेकिन वो ये भी कह सकते थे, और ये एक सच्चाई है जो भारत के उद्योगपति कहते हैं, कि नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक अडानी अडानी और अडानी हैं जी। लेकिन राहुल गांधी ने वाकई भारतीय लोकतंत्र का सम्मान किया, संसदीय लोकतंत्र का सम्मान किया और ये बात नहीं कही, क्योंकि आज देश का कोई भी उद्योगपति, हम 2 दर्जन 3 दर्जन उन सब के नाम गिना सकते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट के, जिनका कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, वो सब इस बात को चाहते थे और आज देश का कॉरपोरेट सबसे ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि वो भी ये कहता था कि भाई आप कॉरपोरेट को आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, हमें भी समान अवसर दो। लेकिन उसने देखा कि ये नहीं हो पाया और सिर्फ एक ही उद्योगपति को आगे बढ़ाया गया, जिसका नुकसान देश के बाकी उद्योगपतियों को उठाना पड़ रहा है। और एक उदाहरण हम यहाँ पे और देते हैं जो बहुत ही गंभीर है और देने को मन नहीं करता, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है। राहुल ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं है, चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, तो देश के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के बारे में ये बात कई बार कही जा चुकी है कि वहाँ पे चुने हुए प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं होती है, ताकत किन्हीं और लोगों के पास होती है। किनके पास होती है? अमेरिका के पास होती है, आर्मी के पास होती है। और ये बहुत ही गंभीर बात है और हम सब ने देखा कि आज पाकिस्तान किस अवस्था में पहुँच चुका है। हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ था, आगे बढ़ना शुरू किया था, और हम आज कहाँ हैं और वो आज कहाँ हैं। बिल्कुल। तो ये जो आज राहुल गांधी का जो आरोप है, इसको बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ेगा। और हमें लगता है कि इसी के अंदर जो है, जिन 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे और लोकसभा चुनाव बात कर रहे थे, उसका सारा का सारा मंत्र छुपा हुआ है। अब ये चर्चा को कोई रोक नहीं सकता। ये जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे, वो दिखाए न दिखाए, ये बात आज हर गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, लोगों तक पहुंच चुकी है कि सरकार कौन चला रहा है और पहुंचा कौन रहा है। तंत्र तो बहुत सारे हैं ना, राहुल ने भी खुद कह दिया ना। राहुल ने कहा कि जब मीडिया हमारा साथ देता है, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, तो हम कोई दूसरे उपाय खोज लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला उन्होंने, बहुत बड़ा मैदान खुल जाता है। और वो मैदान क्या है? जनता से डायरेक्ट संवाद करने का। राहुल ने इसको उदाहरण दिया भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के
द्वारा मुझे वो माध्यम मिल गया। और गांधी जी भी इसका उपयोग करते थे, गांधी जी भी पैदल घूमते थे, थर्ड क्लास में यात्राएं करते थे। और एक काम और करते थे वो तो अब शायद संभव नहीं रहा होगा क्योंकि डाकखाने ही ख़त्म हो गए। गांधी जी चिट्ठियाँ बहुत लिखते थे, व्यक्तिगत रूप से लिखते थे, उसके द्वारा उन्होंने अपना संदेश लोगों तक बहुत पहुँचाया है। लेकिन वो काम जो है चिट्ठियों का आज सोशल मीडिया के ज़रिए राहुल का हो रहा है। लेकिन जो उद्योगपति हैं देश के, हम फिर कहना चाह रहे हैं, ये इस संदेश को घर घर तक पहुँचाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी उद्योगपति इसलिए आता है व्यवसाय में कि आगे बढ़ सके, और जब वो देखता है कि उसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं तो वो क्या करेगा। और देश का ब्यूरोक्रेसी, देश का जो जुडिशरी, और सबको ये बात सोचना पड़ेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम प्रधानमंत्री जी से लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अडानी जी का हम क्या करेंगे? अडानी जी तो कह देंगे कि हम आपके प्रति जवाब दे नहीं, आप कौन हैं, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। और सही बात है, आप अडानी से कोई भी बात नहीं कर सकता है। लेकिन राहुल ने ये कहा तो बहुत अच्छा कहा कि मेरे पास इनकी भी दवा है, और वो दवा अब राहुल को बता देना चाहिए। उस दवा को छुपाने से काम नहीं चलेगा, राहुल को बता देना चाहिए कि वो दवा क्या है। अगर वो और उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो अडानी सरकार से कैसे निपटेंगे और देश के बाकी उद्योगपतियों के लिए समान अवसर कैसे पैदा करेंगे। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए इन 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री पर हमला, जो प्रधानमंत्री अभी तक, और जैसा अभी हमारे किसी साथी ने बताया, अभी शायद दीपक जी बता रहे थे कि 4 तारीख को आने वाले हैं मोदी जी, वो 30 तारीख को मिजोरम भी जाने वाले थे। और इससे पहले कल खबर थी कि 2 तारीख को छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, लेकिन अब जैसे बता रहे हैं दीपक जी की 4 तारीख को पहुंचने वाले हैं। 4 तारीख को मध्य प्रदेश भी जाने वाले, इटारसी जाने वाले हैं, शायद ऐसी खबर भी थी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस चुनाव के दौर में 5 राज्यों का चुनाव, और सप्ताह भर भी नहीं बचा है छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव का। मोदी जी अभी तक नहीं गए, और वैसे में इधर दिल्ली से राहुल गांधी का, चुनावी मंच से राहुल गांधी जो भी हमला बोल रहे हैं वो अलग है, लेकिन दिल्ली से इतना बड़ा हमला, पर्दाफाश, जासूसी की बात, ये तमाम बातें आज लेकर आना, इसके क्या मायने आप निकालते हैं? राजीव जी, पहले तेलंगाना की बात हमारे भारत शर्मा जी कर रहे थे, और तेलंगाना में एक अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए कि चंद्रबाबू नायडू जेल से तो बाहर आ गए, जमानत पे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि तेलंगाना में टीडीपी चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। 3.5% वोट शेयर उनका था जब पिछली बार वो जीते थे। तो ये जो वॉकओवर टीडीपी ने तेलंगाना में दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये पहले से, क्योंकि कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत फ्रंट पे है, और वो मजबूती और बढ़ जाएगी इस फैसले के बाद। दूसरी बात की देखिए, अडानी का जो मसला है वो बिल्कुल भारत की जो छवि है, एक स्ट्रांग, मजबूत, लोकतांत्रिक संस्था वाले देश की, वो छवि खराब हो गई, वो बनाना रिपब्लिक हो गया बिल्कुल। अब मुझे नहीं मालूम है कि अफसरों के जो रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं वो किसके इशारे पे नहीं हो रहे हैं। ईडी के लिए बार बार उनको संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन किसके कहने पे मिल रहा था, ये सब बातें आगे जाके खोलेंगी बहुत, क्योंकि राहुल गांधी जो 20,000 करोड़ की बात बार बार करते हैं, क्योंकि वो बहुत चीज़ें बताते नहीं हैं, या उनको या बताना मुनासिब नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें उनको जानकारी होगी, लेकिन ये 20,000 करोड़ का जो मामला है वो बहुत गंभीर है, और वो किसका पैसा है ये भी जो है इम्पोर्टेंट है जानना। दूसरी बात देखिए, अगर आप जब से अडानी का स्कैम आ रहा है, एक बात गौर कीजिए आप कि किसी बड़े उद्योगपति ने, जो बात अभी शकील अख्तर जी कह रहे थे, किसी बड़े उद्योगपति ने, किसी फिक्की CII या किसी थिंक टैंक ने, इंडस्ट्री चैम्बर ने अडानी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अडानी की लड़ाई
अडानी अकेले या मोदी साहब का मीडिया लड़ रहा है। बीजेपी के बड़े नेता भी, राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे बड़े नेता भी अडानी के खिलाफ, अडानी के बचाव में नहीं आया कोई भी। वही प्रवक्ता आते हैं जिनको ट्रोल मंत्री कहा जाता है, या जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फोर्स करके उनको कैमरों के सामने बैठा दिया जाता है। लेकिन एक भी बीजेपी का बड़ा नेता, आरएसएस का कोई बड़ा नेता, बीजेपी का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी के बचाव में नहीं आया। ये बात इशारा कर रही है कि किस तरफ जो है चीज़ें जा रही हैं, अंदर क्या बातें हो रही हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि अडानी पोर्ट के मामले पे बहुत सारे अंदर बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को और 2 रिटायर्ड कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन चिंता जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरीके से अडानी साहब कब्जा कर रहे हैं संसाधनों पर, ये सब चीज़ें मोदी साहब के तरफ जा रही हैं धीमे धीमे। और आप देखिएगा कि ये जो सस्पेंस है कि मोदी साहब इस विधानसभा चुनाव में अभी तक नहीं आए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आए और बोलेंगे क्या। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि वो बोलते क्या हैं, उनकी इलेक्शन की पिच क्या होती है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब कुछ लगता है कि विथड्रॉ कर रहे हैं, या उनके ऊपर जो सिस्टम के अंदर का प्रेशर है वो अडानी को लेके बढ़ रहा है, जिसका खुलासा जो है वो आगे आने वाले थोड़े से समय में होगा ज़रूर। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को जब आएंगे, उसके बाद एक नई कहानी जो है इस देश की राजनीति में लिखी जाएगी और बोली जाएगी। राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकली जो है, यानी सियासत में चेंजेस होती हैं, और लोग जो हैं वो खासकर सियासी दल, नेता, राजनेता जो कह लें, वो उस हिसाब से तैयारियां भी करते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं। वो जानते हैं कि आज अगर ये बात कही है तो इसका असर कब, कहाँ, कैसे होगा, और उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, और ख़ासकर लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो हमला बोला है, या राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया है, उसके मायने भी तलाशने की हम कोशिश इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और साथ साथ अलग अलग राज्यों में जहां, और अभी अभी ये खबर कन्फर्म्ड खबर आ रही है कि मोदी जी 2 तारीख को छत्तीसगढ़ में के कांकेर में, जो बस्तर का एरिया है, और 4 तारीख को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 जगह रहेंगे। अभी तक ये कंफर्म खबर आ रही है, क्योंकि हम लोग भी लगातार, और प्रशांत जी अभी आप डिमांड कर रहे थे, तो डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन 11th आवर में बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं मोदी जी के, वो कैंसिल भी हो जाते हैं। अच्छा है कैंसिल ना हो, वो पहुँचें, और हम भी सुनना चाहते हैं कि वो आखिर कहते क्या हैं। क्योंकि अगर वो मैदान से बाहर रहेंगे तो जो समानांतर जो कंपैरिजन जो चलना चाहिए वो करना भी मुश्किल होता है। तो मैदान में आए मोदी जी, इसकी ज़रूरत भी है। राहुल गांधी पहले से मैदान में डटे हुए हैं, प्रियंका गांधी मैदान में डटी हुई हैं, और कल 1 तारीख को उसी छत्तीसगढ़ में 2 सभाएं कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल सुदूर बस्तर जो नक्सल एरिया है, सुकमा बिल्कुल अंतिम छोर है, और वहाँ से आंध्र प्रदेश का एरिया, अब तो कहें तेलंगाना का एरिया लगा हुआ है, वहाँ रहेंगे कल मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक महासमुंद एक जगह है जो छत्तीसगढ़ में ही राजधानी रायपुर से बहुत नज़दीक ही है, वहाँ भी मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। तो सबका फोकस छत्तीसगढ़ पे है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव छत्तीसगढ़ और उधर मिजोरम में है, और हम भी अभी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। वहां से आप तक बहुत कुछ पहुंचाएंगे। लेकिन बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं होगी, बात दूसरे राज्यों की भी होगी, जैसे हमेशा होती है। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास, जरा कैसे देखते हैं अब इस चुनाव को, चूंकि अब सप्ताह भर का समय है। और इसके बाद इसी बीच एक खबर और भी पहुंचा दूं आप लोगों तक कि 7 तारीख से 30 तारीख तक चुनाव आयोग ने कह दिया है कि कोई भी ओपिनियन पोल आप नहीं दिखा सकते हैं। अगर ओपिनियन पोल दिखाना है तो 7 तारीख से पहले तक दिखा दें, यानी 5 तारीख 5-6 तक आप दिखा सकते हैं, 7 से 30 तक नहीं दिखा सकते हैं। संजय जी, चुनाव आयोग की सख्ती से लगता है कि मामला कुछ बदल रहा है, और ये अच्छे संकेत हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं राहुल के आज के आरोप को, या प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस को
इस तरह से देखता हूं कि महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगाया गया था और जिस ढंग से लगाया गया था उसमें इन लोगों को उम्मीद ही नहीं होगी कि ये इस तरह बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो करती है वो प्रचार होता है खाली और एकदम किसी को भी बदनाम कर देना होता है। तो उस लिहाज से महुआ मोइत्रा ने बहुत बढ़िया से मोर्चा लिया है और पॉइंट वाइज सभी आरोपों का बहुत बढ़िया से जवाब दिया, जिसकी इन लोगों को उम्मीद ही नहीं होगी कि ऐसे दिया जाएगा। और उसमें जिस लेवल पे गई बीजेपी कि किसी का पुराना मित्र के खिलाफ लिखाया गया से शिकायत करवाई गई और महुआ मोइत्रा ने कहा कि उसके कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके उससे शिकायत पर दस्तखत करवाया गया। तो ये सब आरोप माने इसमें जो नीचे तक कन्वे होगा वो बहुत ही खराब रूप से सरकार को प्रदर्शित करता है। और जाहिर है चूंकि महिला का मामला है, पहली बार का है, बंगाल की सांसद हैं, क्या बोलते हैं, जिस ढंग से इनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि शराब पीती हैं और पढ़ी लिखी हैं, विदेशी विचारों की है वगैरह वगैरह, तो उसमें जनता की थोड़ी दिलचस्पी हो जाती है कि वो वैसी महिला कैसे मुकाबला कर रही है। तो ये सब आम जनता तक जाएगा और उसमें जो बहुत ही खराब लाइट में सरकार आई है, चाहे जैसे जो भी कारण हो, और मुझे लगता है कि वो हमला होना ही नहीं चाहिए था और उसमें कुछ है नहीं मामले में। तो इस ढंग से माने अडानी के मामले में बीजेपी का वार महुआ मोइत्रा पे बहुत खराब गया और इससे जो स्थिति बनी राहुल गांधी ने उसका फायदा उठाया, मौके पर ये सब अडानी के खिलाफ बोल करके, और ये पूरा बना दिया कि बहुत ही खराब स्थिति है और सिर्फ अडानी के लिए, माने अडानी नंबर 1 है, उसमें सारी बातें शामिल है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि माने सब मिलाकर के बीजेपी ने अपनी हालत खुद खराब की थी और लगातार कर रही थी, और अब ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं और इनके पास स्केप नहीं है और आरोप लगाने के लिए चीजें नहीं है, आरोप लगाने के लिए दम नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, लोग नहीं है। मतलब अगर महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि अगर मेरे खिलाफ आरोप लगवाना ही था तो सिर्फ निशिकांत दुबे मिले, दूसरा सांसद क्यों नहीं मिला। यह साधारण नहीं है कि महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाने के लिए निशिकांत दुबे को ही चुना गया, जिनकी पहले से लड़ाई थी और अडानी का प्लांट है इनके कंस्टिट्यूएंसी में। दोनों बातें हैं, निशिकांत दुबे की कंस्टिट्यूएंसी में अडानी का प्लांट है और निशिकांत दुबे से महुआ मोइत्रा की पहले से लड़ाई है, और महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाने के लिए निशिकांत दुबे को चुना गया। और जो शिकायतें की गई उस पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि वो एथिक्स कमेटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, उसमें कोई सबूत ही नहीं है। तो इस तरह से कितना मामला कमजोर है, ये सारी बातें कन्वे हो गई थी और तब उसमें राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी ही है और अडानी चला रहे हैं। तब जब ये कहा गया कि एप्पल कह रहा है कि फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो कितने खराब माने सरकार कितनी खराब उसकी छवि बन रही है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और मतलब ये काफी है, उसके बाद अब चुनाव जीत भी जाए तो क्या कहा जाए, फिर तो मतलब इसके बाद भी जीत जाएगी तो क्या किया जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हम पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं और यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए 5 राज्यों के चुनाव, 2024 के चुनाव और उससे पहले राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं और आज तो उन्होंने जो हमला बोला है वो अभी तक का सबसे बड़ा हमला था मोदी जी के ऊपर, अडानी के ऊपर। ये बहुत बड़ा हमला जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में, हमारे साथ ही उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उधर मध्य प्रदेश से जुड़े थे भारत शर्मा जी और दिल्ली से जुड़े हुए थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी